फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम लोग 10 मिनट सीरीज देखेंगे। इसमें मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लूँगा और उसे डिस्कस करूँगा ताकि आपका कंसेप्ट उस पर बना रहे। ठीक है, ये बेहतरीन कंसेप्ट सीरीज होगा। आज हम सब जीडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, और जीडीपी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जीडीपी जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। ठीक है, इसे अभी आगे समझेंगे। भारत के लिए यह समय अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतः यह किसी देश की घरेलू सीमा, इंपॉर्टेंट है घरेलू सीमा, ठीक है, के अंतर्गत निवासियों या गैर निवासियों द्वारा वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। एक परिभाषा हुआ, जनरल परिभाषा हुआ। ठीक है, अब इसमें समझने वाली क्या बात है, इस पर मैं फोकस करूंगा। ठीक है, एक तो हो गया निश्चित समय अवधि, इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं, ठीक है। तीसरा घरेलू सीमा के अंतर्गत। ठीक है, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीडीपी समझने के लिए 3 कीवर्ड आप इसे मान लीजिए। एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित होना चाहिए, अंतिम वस्तु सेवा होना चाहिए और घरेलू सीमा के अंतर्गत। आगे हम लोग समझेंगे कि घरेलू सीमा एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल होता है, कौन क्षेत्र शामिल होता है। ठीक है, तो इसे समझ। अब शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला है निश्चित समय अवधि। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो फिनांशियल ईयर। ठीक है, भारत के संदर्भ में देखें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से आपका 31 मार्च, ये हो गया फिनांशियल ईयर। ठीक है, इसमें जो उत्पादित हुआ वही जीडीपी में काउंट होगा। तो कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जब प्रोडक्शन हो रहा है तो कब, क्या, कब, कितने ईयर का काउंट करेंगे, क्या कब से काउंट करेंगे? तो एक निश्चित समय अवधि भारत के संदर्भ में 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वो ये एक, इसे फिनांशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो पहला चीज क्लियर हो गया होगा कि निश्चित समय अवधि मतलब क्या होता है। अब देखते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हो गया, ये देखते हैं हम लोग कि सभी अंतिम वस्तु एवं सेवा। इसका मतलब क्या हुआ? सभी अंतिम मतलब कि इसमें जो मध्यवर्ती गुड्स है या वस्तु है या इंटरमीडिएट गुड्स है उसे शामिल नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप कहीं गए लैपटॉप लेने, ठीक है, आपको डेल का लैपटॉप लेना है मान लेते हो, तो उसमें क्या है कि उसमें इंटेल कंपनी का प्रोसेसर लगा होगा। ठीक है, और विंडोज या सॉफ्टवेयर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। ठीक है, और लैपटॉप ओवरऑल डेल कंपनी का है। तो जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या आप मूल क्या आप क्या बोलते हैं कि मुझे प्रोसेसर का क्या आप अलग पैसा देते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसका अलग पैसा देते हैं, या जो फाइनल प्रोडक्ट है लैपटॉप डेल कंपनी का उसका प्रोडक्ट उसका पैसा देते हैं? तो हम सब क्या करते हैं कि जो डेल कंपनी का लैपटॉप है उसका हम लोग पैसा देते हैं। तो यही हुआ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये लैपटॉप बहुत सारे चीज़ों से मिलकर बना है। जैसे उसमें हो गया इंटेल का प्रोसेसर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का हो गया, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट है इसको बोलेंगे लैपटॉप, ये डेल कंपनी का है। तो हम लोग पैसा जो देते हैं वो लैपटॉप का देते हैं, फाइनल प्रोडक्ट का। तो फाइनल प्रोडक्ट यही समझना है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स क्या हो गया, इसमें सॉफ्टवेयर हो गया या प्रोसेसर हो गया, उसका पैसा नहीं देंगे हम लोग देंगे फाइनल प्रोडक्ट का। तो वही जीडीपी में जो काउंट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट ही काउंट होता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। एक और उदाहरण हम लोग समझते हैं ऐसे कि जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग में छड़ लगेगा, ईटा लगेगा, मजदूरी होगा, सीमेंट लगेगा, सब लगेगा। लेकिन अगर आप बिल्डिंग लेने जाएंगे तो आपको अंतिम मूल्य बताया जाता है कि इस बिल्डिंग का दाम इतना है,
इतना लाख है, इतना करोड़ है, तो बिल्डिंग का दाम बताया जाता है, ना कि सीमेंट का दाम बताया जाता है या फिर बालू का दाम बताया जाता है या ईंटा का दाम बताया जाता है। तो मतलब इसमें समझने वाली बात है क्या है, तो अंतिम प्रोडक्ट क्या हो गया, अंतिम प्रोडक्ट हो गया बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे समझना है, अंतिम प्रोडक्ट हो गया बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का दाम बताया जाएगा। तो जीडीपी में क्या काउंट होता है, अंतिम प्रोडक्ट काउंट हो जाता है। अंतिम प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो मैंने दो कीवर्ड बात किया है, एक तो फिनेंशियल ईयर का बात किया, एक अंतिम प्रोडक्ट। ठीक है, अंतिम गुड्स या सर्विस। अब बात है कि समझने वाली बात है कि आखिर वस्तु क्या होता है, गुड्स क्या होता है। तो गुड्स को ऐसे समझ सकते हैं, जब पैसे के बदले आप पैसे दे रहे हैं, अब कोई सामान आपको मिल रहा है तो उसे गुड्स कहते हैं या वस्तु कहते हैं, जिसे छू सकते हैं आप। ठीक है, और सेवा, सेवा भी समझते हैं। सर्विस क्या हो गया, जब पैसे के बदले आपको कोई सामान ना मिले। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर बैंकिंग, ठीक है, स्कूल, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसमें कोई सामान तो नहीं मिल रहा है लेकिन आपको सर्विस मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं, इसे सेवा बोलते हैं। तो ये भी समझने वाली बात है, गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है। तो मुझे लगता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है क्या, तीसरा पॉइंट है कि ये घरेलू सीमा के अंतर्गत। अब इसे समझते हैं कि घरेलू सीमा एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, और तो घरेलू सीमा में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे कहे तो किसी व्यक्ति या किसी फर्म की यहाँ पे एग्जांपल है, देखिए इसके नीचे एक एग्जांपल है घरेलू सीमा का। हाँ, एक जापानी कंपनी द्वारा भारत में निर्मित कारों को भारत के जीडीपी में सम्मिलित किया जाएगा, जबकि टाटा मोटर द्वारा ब्रिटेन में निर्मित जगुआर कार को भारत के जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब समझिए ये हो गया भारत की घरेलू सीमा। ठीक है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे विदेशी कंपनी आई। ठीक है, और भारत में आपकी जापान की कंपनी आई और यहाँ कार बनाई। ठीक है, लेकिन तो ये भारत घरेलू सीमा है, तब वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा, ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन वहीं भारत की कंपनी है वो ब्रिटेन में चल गई। ठीक है, और वहाँ पे जगुआर कार बनाए, तो वो शामिल नहीं होगा जीडीपी में। तो जीडीपी एकदम ये क्लियर है कि घरेलू सीमा आखिर किसको बोलते हैं, अगर निवासी है या फिर गैर निवासी कोई भी है। ठीक है, ऐसे समझना है, निवासी है या गैर निवासी कोई भी है और भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत, ठीक है, कुछ उत्पादन करते हैं, तो वो भी भारत के जीडीपी में काउंट होगा। और यहाँ के निवासी या नागरिक है, वो दूसरे देश में जाकर कुछ उत्पादन करेंगे तो वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो घरेलू सीमा ये समझने समझने वाली बात है कि घरेलू सीमा किसको बोलेंगे। ठीक है, अब एक्चुअली सिर्फ ये भी समझने वाली बात है कि घरेलू सीमा सिर्फ भारत, इसमें कुछ अपवाद भी आते हैं। ठीक है, उसको हम देखेंगे कि सिर्फ कि भारत की जो क्षेत्र है उसी वही घरेलू सीमा है या कुछ और भी है, वो आगे समझेंगे। लेकिन इतना समझने वाली बात है फिलहाल कि घरेलू सीमा ये भी समझिए कि अगर जापान की भी कंपनी है या अमेरिका की भी कंपनी है, वो अगर भारत में उत्पादन कर रहे हैं तो भारत के जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन यहाँ के कोई कुछ लोग हैं वो दूसरे देश में उत्पादन कर रहे हैं तो वो भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो घरेलू सीमा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तीन चीज़ मैंने बताया आपको, एक तो बताया है क्या, एक बताया मैंने आपको फिनेंशियल ईयर, एक बताया है कि फाइनल गुड्स क्या है, और घरेलू सीमा क्या है। घरेलू सीमा आगे मैं और डिफाइन करूँगा अच्छे से। ठीक है, देखिए मैं को पढ़ देता हूँ। तो या किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों या गैर निवासियों द्वारा वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तु एवं सेवा का मौद्रिक मूल्य होता है, जो मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। ठीक है, सरल शब्द में कहे तो किसी व्यक्ति या किसी फर्म की राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें मतलब हुआ कि राष्ट्रीयता मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं के लोग जीडीपी में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरे देश के अगर कोई विदेशी भी है और भारत में प्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी जीडीपी में काउंट होगा, यही कह रहा है। इसलिए राष्ट्रीयता पर विचार किए बिना देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा के मूल्यों का मापन करता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उदाहरण मैंने बता ही दिया। ये समझने वाली बात है कि जीडीपी केवल वस्तु एवं सेवा का अंतिम उत्पाद को संदर्भित करता है। इसमें पूर्ण एवं अंतिम वस्तु को इसलिए शामिल करते हैं ताकि कच्चे माल, मध्यवर्ती उत्पादन या अंतिम उत्पाद को दोहरी या तेहरी गणना से बचा जा सके। मैंने अभी बताया आपको कि इसमें फाइनल गुड्स को
ऐड करते हैं, इसमें इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड नहीं करते। ठीक है, इसमें बताया ताकि इसमें क्या होगा कि अगर उसमें 2 या 3 बार फिर गणना होने लगेगा, ठीक है, वो फिर कैलकुलेशन ही पूरा मिसमैच हो जाएगा, इसलिए जो फाइनल प्रोडक्ट्स है उसको ही ऐड करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट है, मैंने बताया था आर्थिक और घरेलू सीमा एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ये समझने वाली बात है। देखिए, घरेलू या आर्थिक सीमा वैसे देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित होती है तथा आर्थिक सीमा से भौगोलिक सीमा को शामिल किया जाता है। ठीक है, पर आर्थिक सीमा तथा भौगोलिक सीमा बिल्कुल एक ही नहीं होगी। आर्थिक सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब ये समझने वाली बात है कि आर्थिक सीमा और भौगोलिक सीमा क्या होता है। भौगोलिक सीमा मतलब हो गया कि भारत का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक सीमा, लेकिन आर्थिक सीमा उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसमें 2-3 क्षेत्र को 5-6 चीज को और शामिल किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यूएसए है। ठीक है, यूएसए एक देश है, वहाँ इंडियन एम्बेसी है। ठीक है, अब इंडियन एम्बेसी में यहाँ भी जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा, इंडियन एम्बेसी में जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होगा वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यूएसए देश है, यूएसए देश है। ठीक है, वहाँ है इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी में अगर कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भारत के जीडीपी में आएगा, क्योंकि ये घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। तो ये 5-6 चीज़ आपको याद रखना है, 4-5 चीज़ कि क्या क्या घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि वो भारत के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं है तो जीडीपी में नहीं आएगा, तो नहीं, ये गलत सोच रहे हैं आप। जीडीपी मतलब तो घरेलू सीमा है। घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा से कहीं ना कहीं विस्तार है उसका क्षेत्र। जैसे इंडियन एम्बेसी में कुछ भी होगा वो भारत की जीडीपी में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल और दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और आप ऐसे समझ सकते हैं कि वायु क्षेत्र, एयर स्पेस वो भी आएगा, जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है, क्षेत्रीय जल क्षेत्र जिस पर मत्स्यन, ईंधन या खनिज दोहन का अधिकार राष्ट्र को है। ठीक है, जहाँ भी मत्स्यन का उत्पादन हो रहा है या फिर ईंधन या खनिज दोहन कर रहा है कोई भी राष्ट्र, तो कोई दूसरे देश में कर रहा है लेकिन वहाँ भी हो रहा है, तो ये भी भारत के जीडीपी में ही काउंट होगा। ठीक है, तो ये समझना है कि जो भौगोलिक क्षेत्र है उससे विस्तार है आर्थिक इसका घरेलू सीमा का। ठीक है, तो घरेलू सीमा इसी तरह समझना है कि सिर्फ वो केवल भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, उससे परे है। ठीक है, तो ये इंडियन एम्बेसी याद रखना, एयर स्पेस आपको याद रखना, टेरिटोरियल वाटर याद रखना जिस पर मत्स्यन, ईंधन या खनिज दोहन का अधिकार राष्ट्र को होता है। तो ऐसे समझना है। ठीक है, अब हम लोग एक और कंसेप्ट देखेंगे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ये क्या होता है, सिंपल सा इसमें कुछ। नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया कि जब वस्तुओं एवं सेवा के मूल्यों की गणना चालू वर्ष की कीमतों पर, ठीक है, चालू वर्ष मतलब क्या हो गया, करंट ईयर प्राइस की पर होता है तो उसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। और रियल जीडीपी क्या हो गया, जब वस्तु एवं सेवा के मूल्यों की गणना बेस ईयर से होता है तो इसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी हो गया आपका कि बेस ईयर से गणना होगा, और नॉमिनल जीडीपी क्या हो गया कि जो करंट ईयर में जो प्राइस है उसको बताता है। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर कौन होता है, रियल जीडीपी, हमारा जो वास्तविकता है उसका परिचय देता है। ठीक है, इसलिए रियल जीडीपी को ही ज़्यादा कैलकुलेटिव माना जाता है, ज़्यादा बेहतर माना जाता है। ठीक है, और आने वाले समय में इस तरह और लेक्चर अपलोड किया जाएगा। बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।